अमरपुर नाम का एक छोटा सा हरा भरा और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें 3 लोग थे, विक्रम, उसकी पत्नी काव्या और विक्रम का छोटा भाई रोहन। विक्रम गांव के मोहनलाल सेठ के ढाबे पर मुख्य शेफ था और उसके हाथ की फिश बिरयानी बहुत मशहूर थी। दूसरी तरफ रोहन गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ा अल्हड़ था। अगर जमींदार उसे मजदूरी देने में देरी करता तो वह काम छोड़ देता। इसी आदत की वजह से उसकी भाभी काव्या हमेशा उससे नाराज रहती थी। एक शाम जब रोहन थका हारा घर लौटा, अरे आइए आइए, आगे हमारे काम के राजा जी, आगे बढ़िए हुजूर, आपके लिए लॉन में कुर्सी लगवा दूं? भाभी, मैं तुमसे खाना मांग रहा हूँ और तुम कुर्सी लाने की बात कर रही हो। बहुत जोरों की भूख लगी है, पूरा दिन खेत में पसीना बहाकर थक चुका हूँ। थक चुके हो? कितना काम कर लिया बाबूजी कि आप इतना थक गए। सुन रोहन, मुझे रोज शाम को खड़खड़ाते हुए नोट चाहिए। अगर हाथ में नोट नहीं तो पेट में रोटी भी नहीं जाएगी। भाभी, अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं भैया से कह दूंगा। क्या कहेगा अपने भैया से? तेरे भैया भी अब तेरी इन हरकतों से तंग आ चुके हैं। अब यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ और कोई अच्छा काम ढूंढ कर लाओ, तभी इस घर में कदम रखना। काव्या के तीखे ताने सुनकर रोहन का दिल भर आया और वह भूखा प्यासा घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसके भाई विक्रम मिले। भैया देखो ना, आज भाभी ने मुझे बहुत डांटा, खाना भी नहीं दिया और घर से निकाल दिया। खाना तो दूर की बात है मदन, अगर मेरा बस चले तो तुझे पीने को पानी भी ना मिले। पता नहीं किस पाप का फल भुगत रहा हूं जो तुझ जैसा कामचोर भाई मिला। हट जा मेरी नजरों के सामने से। तुझसे छोटी उम्र के लड़के गांव में कमा कर घर चला रहे हैं। भैया, मैं काम ढूंढता तो हूँ, पर मुझे जल्दी कोई काम मिलता ही नहीं है। काम ढूंढता है तू? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने मोहनलाल सेठ के ढाबे पर तुझे प्लेटें धोने के काम पर लगवाया था। अगर तू वहां टिका रहता तो रोज के 100 रुपए मिलते और खाना अलग, पर तू तो अपनी अकड़ में काम छोड़ आया। भैया, काम तो मैं कर लेता, पर आपने देखा था कि वो मोहनलाल सेठ मुझसे किस बदतमीजी से बात कर रहा था। कोई मुझसे ऐसी बात करेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, तू नहीं सुनेगा तो क्या मैं सुनूंगा? हाँ भैया, अब आप ही सुनिए। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जा रहा हूँ नया काम ढूंढने। काम मिलेगा तभी इस घर में लौटूंगा, नहीं तो कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, आज दिन भर की जो भी थोड़ी बहुत कमाई है मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ले जा अपनी कमाई और जाकर कहीं डूब मर। भाई के इतनी कड़वी बात सुनकर रोहन अंदर से टूट गया। वह उदास कदमों से गांव की नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। शाम ढली और रात हो गई। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रोहन पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, तू भी मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, भूख के मारे पेट में मरोड़ उठ रही है, और ऊपर से इस बारिश में मेरी जान लेने पर तुला है। अरे कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ रोहन नदी किनारे ठंड और भूख से तड़प रहा था, वहीं घर पर विक्रम और काव्या की अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी। सुनो जी, आज मैंने रोहन को बहुत ज्यादा डांट दिया था। वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चला गया। इस भयानक बारिश में बेचारा कहीं भीग रहा होगा। हाँ काव्या, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी उसे इतनी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। ऊपर से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वरना मैं उसे ढूंढने निकल जाता। पर इस अंधेरी रात और बारिश में उसे कहाँ ढूंढूं? अजी, हम जो भी बोलते हैं उसकी भलाई के लिए ही तो बोलते हैं। अगर वो ऐसे ही सबसे लड़ाई झगड़ा करके काम छोड़ता रहेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? वो सब तो ठीक है काव्या, पर तुझे कम से कम उसे खाना तो दे देना चाहिए था। आपको क्या लगता है जी, अगर रोहन भूखा है तो क्या हम चैन से खाना खाएंगे? आज मैंने घर में चूल्हा ही नहीं जलाया। वो भूखा है तो आज हम भूखे रहेंगे। कल सुबह होते ही हम दोनों उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। उधर नदी किनारे बारिश जितनी तेज हो रही थी, रोहन के दिल में अपने भाई भाभी के लिए नफरत उतनी ही गहरी होती जा रही थी। हे ईश्वर, देख रहे हो ना इन बेदर्द लोगों को। मेरे अपने भैया भाभी मुझसे इतनी नफरत करते हैं। जितनी तेज ये बारिश है उतनी ही नफरत अब मेरे दिल में उनके लिए बढ़ेगी। भैया भाभी, आप लोग वहां चैन की नींद नहीं सो पाएंगे।
अगर रोहन यहाँ तड़प रहा है तो आप भी तड़पेंगे। बस सुबह होने का इंतजार है। इतना बोलते बोलते रोहन ठंड और कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। अगली सुबह जब धूप निकली तो पास के गांव का एक मछुआरा जिसका नाम हरीश था, नदी किनारे अपनी नाव के पास आया। उसने पेड़ के नीचे एक युवक को बेहोश पड़ा देखा। भाई उठो, क्या हुआ तुम्हें? छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से भाई। अब मुझसे ये तकलीफ और नहीं सही जाती। मैं और नहीं जीना चाहता। मैं इस तरह भूखा प्यासा तड़प कर नहीं रह सकता। भाई शांत हो जाओ। क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और रात भर भीगने की वजह से बहुत ठंड लग रही है। भाई क्या तुम मेरे घर चलोगे? मेरा घर पास के ही गांव में है। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। रोहन तुरंत हरीश के साथ उसके गांव चल पड़ा। उधर अमरपुर गांव में सुबह होते ही विक्रम और काव्या ने पूरे गांव में रोहन को ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। सुनो काव्या, रोहन तो कहीं मिला नहीं। अब मैं मोहनलाल सेठ के ढाबे पर जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं गया तो ढाबा बंद रहेगा। वैसे भी आज बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है आज सेठ की डांट सुननी पड़ेगी। विक्रम जब ढाबे पर पहुंचा तो मोहनलाल सेठ पहले से ही गुस्से में लाल पीला होकर खड़ा था। आ गए बड़े साहब। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी? कभी एक दिन नहीं आओगे, कभी 2 दिन लेट आओगे। ये मोहनलाल सेठ का ढाबा है, मैं अकेले भी सब संभाल सकता हूँ। अरे उस निकम्मे पागल को तुम भाई बोलते हो? चला गया तो चला गया, उसे ढूंढने के चक्कर में मैं अपना धंधा चौपट करूं क्या? तुमने अपना वक्त खराब किया, अब मैं तुम्हारा हिसाब खराब करूंगा। ये पकड़ो अपने काम के बचे हुए पैसे और यहां से रफू चक्कर हो जाओ। आज के बाद मेरे ढाबे पर दिखाई मत देना। जाकर किसी खेत में मजदूरी करो, समझे? चलो निकलो यहां से। मोहनलाल सेठ ने विक्रम को नौकरी से निकाल दिया। विक्रम रोता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। उधर दूसरे गांव में हरीश रोहन को अपने घर ले आया था। हरीश की माँ ने रोहन के सामने गर्मा गर्म चावल और ताजी फिश करी की प्लेट रखी। माताजी, ये फिश करी तो बहुत ही लाजवाब है। सच कहूँ तो मेरी माँ भी ऐसी ही स्वादिष्ट फिश करी बनाती थी और मुझे भी ये पूरी तरह बनानी आती है। आप कभी मेरे हाथ की बनी फिश करी खाकर देखना। हरीश बेटा, कौन है ये लड़का और इसे कहाँ से लेकर आए हो? माँ, ये मुझे नदी किनारे बेहोश मिला था। इसके भैया भाभी ने इसे घर से निकाल दिया और ये पूरी रात उस भयानक तूफान में पेड़ के नीचे भूखा प्यासा सोता रहा। मुझे इस पर दया आ गई, इसलिए इसे घर ले आया। माताजी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। बेटा, इतनी धूप में कहाँ जाओगे? तुम्हारा आगे पीछे कोई ठिकाना है क्या? माताजी, कहीं भी चला जाऊंगा, पर अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। बेटा, अगर बुरा न मानो तो तुम मेरे ही घर में रह लो। मेरे बेटे हरीश के साथ मिलकर नदी से मछलियाँ पकड़ना और उसे बाजार में बेचना, तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, अगर आप इतना प्यार से कह रही हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। सुन भाई रोहन, मैं मछली पकड़ने नदी की तरफ ही जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं भाई, चलो। दोनों दोस्त नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही रोहन की नजर एक पुरानी टूटी फूटी नाव पर पड़ी। हरीश भाई, ये टूटी हुई नाव किसकी है? अरे भाई, ये नाव तो बहुत सालों से यहाँ ऐसी ही लावारिस पड़ी है। अब तो ये पूरी तरह बेकार हो चुकी है। भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। अगर हम इस नाव की मरम्मत कर दें और इस नाव के ऊपर ही अपनी फिश करी और चावल की दुकान खोल लें तो? सोचो, पानी में तैरती हुई नाव पर गर्मा गर्म फिश करी बेचने का आइडिया कितना अनोखा होगा। लोग खींचे चले आएंगे। आइडिया तो बहुत जबरदस्त है, पर मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसकी मरम्मत कर लो। मैं नदी से ताजी मछलियां लाकर तुम्हें देता रहूंगा। ठीक है भाई, तुम मछली पकड़ने जाओ। देखना, तुम्हारे लौटने से पहले मैं इस नाव को चमका दूंगा। हरीश नदी में मछली पकड़ने चला गया। रोहन ने बाजार से लकड़ी, कीले, पेंट और मरम्मत का सारा सामान लाकर नाव को ठीक करना शुरू कर दिया। उधर विक्रम उदास मन से घर लौटा। क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी ढाबे से वापस आ गए? सब ठीक तो है ना? काव्या, सब कुछ खत्म हो गया। मोहनलाल सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास फिश बिरयानी बनाने के अलावा कोई और हुनर भी नहीं है कि मैं खेतों में काम कर सकूं, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी खुद की कोई दुकान खोल सकूं। पर घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजी, अब मुझे समझ आया। हमने रोहन के साथ गलत किया था। उसे भूखे पेट घर से निकाला
शायद उसी का पाप आज हमें लगा है। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे रोहन को हमारे पास वापस भेज दो। जहाँ विक्रम और काव्या अपने किए पर पछता रहे थे, वहीं रोहन ने अपनी कड़ी मेहनत से उस पुरानी नाव का कायाकल्प कर दिया। उसने नाव को बहुरंगी रंगों से रंगा और उस पर एक खूबसूरत बैनर लगा दिया, नाव वाली स्पेशल फिश करी। हरीश मछलियां लेकर आया और नाव देखकर दंग रह गया। अरे भाई रोहन, मानना पड़ेगा, तुम तो कमाल के जादूगर निकले। तुमने इस कबाड़ नाव को इतना खूबसूरत बना दिया, और ऊपर से ये बैनर नाव वाली फिश करी, बहुत ही लाजवाब नाम है। चलो भाई, अब शाम हो गई है, घर चलते हैं। कल सुबह होते ही तुम यहाँ फिश करी बेचना शुरू कर देना। ग्राहकों को खींच कर लाने की जिम्मेदारी मेरी। अगली सुबह रोहन ने तड़के उठकर अपनी जादुई रेसिपी से स्वादिष्ट फिश करी तैयार की और नाव पर दुकान सजा ली। उसकी बनी फिश करी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि हवा के साथ पूरे इलाके में फैल गई। तभी गांव के सरपंच श्री रणवीर सिंह अपने नौकर के साथ वहां से गुजरे। अरे बेटा, तुम कहां से आए हो? तुम तो मुझे इस गांव के नहीं लगते। मैं इस गांव का सरपंच हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन मेरे गांव का है और कौन बाहर का। काका जी, मेरा मतलब सरपंच जी, गुस्ताखी माफ हो। दरअसल मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं बगल वाले गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं अपने एक दोस्त के घर पर रुका हुआ हूँ। बस इस पुरानी नाव की थोड़ी मरम्मत करके मैंने इस पर छोटा सा ठेला लगाया है। बेटा, नाव तो तुमने बड़ी तरकीब से बनाई है, महक भी बहुत तगड़ी आ रही है। ऐसा करो, मेरे लिए भी एक प्लेट लगाओ जरा, मैं भी तो चक्कर देखूं कि स्वाद कैसा है। अगर सच में स्वाद खुशबू जैसा हुआ तो क्या बात है, और अगर नहीं तो। रोहन ने फौरन एक बढ़िया प्लेट सजाकर सरपंच के सामने रख दी। सरपंच ने पहला निवाला मुंह में डाला और उनकी आंखें फटी रह गईं। अरे बेटा, ये कैसा स्वाद है! गजब भाई गजब, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। ये कला कहां से सीखी भाई? कैसे बनाते हो इसे? हम सब तो रोज घर पर मछली बनाते हैं, पर ऐसा जायका कभी नहीं आता। सरपंच जी, ये तो बस हाथों का हुनर और दिल का जादू है। ये जादुई रेसिपी मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी बनाई फिश करी पसंद आई। बेटा, खाना बनाने में तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस गांव में तुम्हें कोई परेशान करे या कोई आकर धौंस जमाने की कोशिश करे तो सीधा मेरे पास चले आना। किसी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? जी ठीक है सरपंच जी। अब बताओ, कितने पैसे हुए? सरपंच जी, आप जो भी मन करे दे दीजिए, पैसों की कोई बात नहीं। बेटा, यह मनमर्जी नहीं, हक की कमाई चलती है। ये पकड़ो 50 रुपए का नोट और सुनो, अगली बार से एक प्लेट की कीमत 50 रुपए से कम मत रखना। तुम्हारी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी गांव वापस जाकर बाकी लोगों को भी तुम्हारी दुकान पर भेजता हूँ। सरपंच ने गांव में जाकर रोहन की फिश करी की इतनी तारीफ की कि देखते ही देखते रोहन के नाव वाले ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही घंटों में रोहन का आधे से ज्यादा सामान खत्म हो गया। उसकी पहली ही दिन की कमाई बहुत शानदार रही। शाम ढली तो हरीश वहां पहुंचा। अरे वाह भाई रोहन, पूरे गांव को तो तुमने अपनी उंगलियों पर मचा दिया और सबको छकाकर खिलाया, पर क्या आपने इस भाई के लिए कुछ नहीं बचाया? अरे ऐसी बात नहीं है यार हरीश, तुम्हारे लिए तो सबसे बढ़िया पीस बचा कर रखा है। लो तुम भी खाकर देखो और बताओ कि स्वाद कैसा लगा। भाई कसम से गजब का स्वाद है। तभी मैं कहूं कि पूरा गांव यहाँ क्यों खींचा चला आ रहा था। रोहन भाई, मेरे दिमाग में एक बात आई है। कल से मैं नदी से खास रोहू मछली पकड़ कर लाऊंगा। तुम रोहू मछली की फिश करी बनाना, देखना दुकान पर इतनी भीड़ लगेगी कि संभालने से न संभलेगी। आइडिया तो बहुत तगड़ा है भाई। अब शाम भी ज्यादा हो गई है और सारा माल भी खत्म होने वाला है। चलो अब घर चलते हैं। उस शाम रोहन ने अपनी पहली दिन की कमाई हरीश की माँ को दी। अरे बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मुझे तो बस तुम बच्चों के हाथ की 2 वक्त की सूखी रोटी चाहिए। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने पास ही रखो। नहीं माँ, अब जब मैंने आपको अपनी माँ मान लिया है तो घर की तिजोरी भी आपके पास ही रहेगी। पैसे तो आपको ही रखने पड़ेंगे। नहीं बेटा, मैं पैसों के झंझट में कभी नहीं पड़ी। तुम इन्हें संभाल कर रखो। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं खुद तुमसे मांग लूंगी।
अगली सुबह रोहन ने पूरे उत्साह के साथ रोहू मछली की स्पेशल फिश करी तैयार की और अपनी नाव पर दुकान सजा ली। 2 ग्राहक आए। भाई साहब, आपने नदी के इस किनारे नाव पर यह दुकान खोलकर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। हम सब रोज के आने जाने वाले राहगीर हैं। इस रास्ते में पहले कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था। वैसे भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बगल वाले गांव के हूँ। अरे, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे गांव गया था। वहां मोहनलाल सेठ का एक बहुत बड़ा फिश बिरयानी का ढाबा था। उस ढाबे पर एक बहुत गुणी शेफ काम करता था, जिसके हाथ की बिरयानी का पूरा गांव दीवाना था। पर सुना है कि उस ढाबे के जालिम मालिक ने उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया। क्यों भाई साहब, उसे नौकरी से क्यों निकाला? अरे, बेचारे का छोटा भाई गुस्से में कहीं घर छोड़कर चला गया था। वो सीधा साधा शेफ अपने भाई को ही ढूंढने निकल गया, जिससे उसे ढाबे पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। बस इतनी सी बात पर मालिक ने उसे निकाल दिया। आज बेचारा वो शेफ बीमारी की हालत में घर पर खाट पकड़े पड़ा है। इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। उसकी लाचार पत्नी अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चला रही है। भाई साहब, क्या आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है? हाँ भाई, बिल्कुल सच है। पर तुम इतने परेशान क्यों हो गए? क्या हुआ तुम्हें? भाई साहब, आप जिस शेफ की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने सगे बड़े भैया हैं। भाई साहब, जरा 2 मिनट मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी तुरंत वापस आता हूँ। रोहन बिना कुछ सोचे समझे अपने गांव की तरफ दौड़ा। जब वह हाँफता हुआ अपने पुराने घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके भैया विक्रम खाट पर बीमार पड़े थे और काव्या फूट फूट कर रो रही थी। रोहन, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया की क्या हालत हो गई है। जब से तुम इस घर से गए हो, हमारे दिन ही पलट गए। तुम घर पर थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। हमें माफ कर दो रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी डांटा फटकारा बस तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, पर मेरा तरीका गलत था। छोटे भाई की आवाज सुनकर विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खाट पर उठकर बैठ गया। असल में इतने दिनों से तुझे देखा नहीं था ना, बस इसी चिंता में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तुझे अपने सामने देखकर तो मेरी आधी बीमारी वैसे ही दूर हो गई है। पर ये तो बता, तू इतने दिन कहाँ था? भैया, मैं कहीं दूर नहीं, बस बगल वाले गांव में था। वहां मुझे हरीश और उसकी माँ के रूप में एक बहुत ही प्यारा परिवार मिल गया। भैया, अब मैं नदी किनारे एक नाव पर फिश करी का ठेला लगाता हूँ। भगवान की कृपा से दुकान बहुत शानदार चल रही है। सच में रोहन, क्या तू ये सब अकेले कर लेता है? हाँ भैया, आपका भाई अब सब कुछ संभाल सकता है। और हाँ भैया, अब आप और भाभी यहाँ इस बदहाली में नहीं रहेंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ बगल वाले गांव चलिए। पर रोहन, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं वहां चलकर कामकाज में तुम्हारा हाथ कैसे बटाऊंगा? मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। भैया, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम से वहां चलना और दुकान पर खड़े रहना। आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए बहुत है। फिर देखना हमारे यहाँ ग्राहकों की कितनी भीड़ उमड़ती है।